अभी जो न्यू हेडिंग है दैट इज़ गॉस लॉ। इसके पहले आपने माइट भी हो सकता है बहुत सारी वीडियोस में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, बिकॉज ऑफ डाइपोल, बिकॉज ऑफ रिंग, बिकॉज ऑफ वायर। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आपने पढ़ा है और आसान बनाने के लिए ये लॉ होता है, यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये कि गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है। हम लोग एप्लीकेशन पार्ट अभी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अभी निकालने नहीं जा रहे हैं। हम लोग अभी तो ये जान रहे हैं कि आखिर ये गॉस लॉ होता क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है। जब हम ये जान जाएंगे तब हम इस सिचुएशन पे आएंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ लाइक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, बिकॉज ऑफ सेल। तो ये सब हम बाद की वीडियो में देखेंगे। अभी हम बेसिकली जानेंगे कि आखिर गॉस लॉ होता क्या है। इसके बेसिस पर ये आपके कुछ प्रश्न हैं जो ऑफ कोर्स आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। इनको करेंगे, लेकिन अभी पहले इसे ना करके होल्ड करके गॉस लॉ हम जानेंगे क्या होता है, फिर इन क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन होगा। तो शुरू करते हैं। गॉस लॉ क्या होता है। सपोज़ करिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, दिस वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इसका वैल्यू ये सपोज़ करिए 1 कूलम है। आपने फील्ड लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड होती हैं वो डाइवर्ज होती हैं, मतलब चार्ज से बाहर की तरफ को निकल करके आती हैं। नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो जो फील्ड लाइंस होती हैं बनती तो ऐसे ही हैं, लेकिन एरो इन्वर्ट हो जाता है। जो फील्ड लाइंस होती हैं फिर वो डाइवर्ज नहीं होती हैं, फिर वो कन्वर्ज होती हैं नेगेटिव चार्ज पर, यू कैन से वो एंटर करती हैं। यहाँ पर आप नोटिस करिए मैं कितनी फील्ड लाइंस बनाया अभी तक। मैंने टोटल 6 फील्ड लाइन बनाई, अब ये 7 हो गई और अब ये 8 हो गई। प्रश्न ऐसा आपके मन में आ सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी ड्यू टू 1 कूलम, ड्यू टू 2 कूलम। कितनी फील्ड लाइंस बनाई? देखिए इसका आंसर, एब्सोल्यूट आंसर की बात कर रहा हूँ मैं। रिलेटिव आंसर तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि किसी को वही बात ओनली अगर हम 1 2 3 4 फील्ड लाइंस बना दें तो ही समझ में आ जाएगी। किसी को 8 बनाने से समझ में आएगी, किसी को 8 और बना दो तो समझ में आएगी। ये रिलेटिव बात हो गई। एब्सोल्यूट बात मतलब यूनिवर्सल बात, मतलब इंटरनेशनली या कन्वेंशनली बात करें, जो हमें यहाँ पर फॉलो करना है वो कि अगर 1 कूलम का चार्ज है तो उसके थ्रू हमको लगभग 10 की पावर 11 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनानी होती है। आप खुद सोचिए क्या ये पॉसिबल है? ये फिगर क्या इतनी आसान है? इसके आगे आप जीरो लगाओगे तो लगाते ही रह जाओगे। ये 1 लाख 1 करोड़ न जाने कितना आएगा। इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू दैट हमें इसके बदले ओनली उतनी लाइंस बना लेनी होती हैं जितने से स्टोरी समझ में आ जाए। बट एब्सोल्युटली या इंटरनेशनली या कन्वेंशनली जो भी आप कहें, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ द 1 कूलम। और ये जो फिगर है ये भी अप्रॉक्सीमेट फिगर है। एग्जैक्ट फिगर क्या है? एग्जैक्ट फिगर है 1/ε0। जिसको ε0 की वैल्यू आती होगी वो अगर रखेगा तो पाएगा क्या कि ये तो इतना ही आ रहा है लगभग में। 1/ε0 विल बी द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट विल बी एमिटेड बाई अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब अगर चार्ज हमारे पास 1 कूलम का ना हो, चार्ज 2 कूलम का हो तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी 2/ε0। बस इसी में आपने 2 से गुणा कर देना है। चार्ज आपके पास में 3 कूलम का हो तो कोई बात नहीं, आपने 3 से गुणा कर देना है, 3/ε0। चार्ज अगर आपके पास में इन जनरल अगर हम कहें q कूलम का हो तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस q/ε0 हो जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इतनी ही होंगी। बस अंतर ये हो जाएगा कि ये जो फील्ड लाइंस बाहर को आ रही हैं, ये जो डाइवर्ज हो रही हैं फिर वो डाइवर्ज नहीं होंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इतनी ही होंगी बट वो कन्वर्ज होंगी। तो इन आफ्टर ऑल जो हमारे पास स्टेटमेंट आया, जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन उसे लिखना नहीं है, नंबर शायद उस पर नहीं मिलेगा, कि q कूलम का जो चार्ज है उससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल करके आती हैं वो होता है q/ε0।
इस स्टोरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको पहले ही कर लें। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। देख लीजिए ये कौन सा आंसर होगा। ओनली ए ऑप्शन जहाँ पर कहानी दिख रही है वही सही है। क्लियर हुआ। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट माना जा सकता है, लेकिन इस पे हो सकता है आपको नंबर ना मिले। ठीक है, क्या स्टेटमेंट मैंने अभी बोला कि क्यू कूलम का जो अगर चार्ज है तो उससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 कूलम का है तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 कूलम का है तो 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये गॉस लॉ का वो वाला स्टेटमेंट नहीं है जिस पे आपको नंबर मिलना है। नंबर जिस पे मिलना है थोड़ी देर में उस स्टेटमेंट पर भी आएंगे। डायरेक्ट अगर हम उसको बताएंगे शायद समझ में ना आए, इसलिए धीरे धीरे हौले हौले उस स्टेप पर पहुंचेंगे, उस स्टेटमेंट पर पहुंचेंगे जिस पर नंबर मिलना है। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल इमेजिन करिए। क्या आपने देखा होगा कुछ लोग महिलाएं गैस पे जब खाना बनाती हैं, बहुत ट्रिक होती है उनके पास। कभी कभी हवा बहुत चल रही होती है तो जो गैस के बर्नर से फ्लेम आ रही होती है, वो फ्लेम का जो हीट होता है ड्यू टू एयर इधर उधर सब चला जा रहा होता है। तो क्या होता है कि चाय वगैरह जो भी बन रही होती है प्रॉपर बन नहीं पाती है, क्योंकि हीट तो सारी सराउंडिंग में चली गई। आपका जो क्या कहते हैं भगोना है उसमें सारी हीट केटल में नहीं जा पा रही है। तो इस चीज़ को करने के लिए वो क्या करते हैं कि इसको हीट को कवर करते हैं चारों तरफ से। यहाँ पर ये एक क्या किया गया, प्लेट लगा दिया उन्होंने। अगर हवा इधर से आ रही है तो हवा मान लो चारों तरफ से आ रही है तो आप चारों तरफ से प्लेट लगा दीजिए। ये चारों तरफ से प्लेट लगा दीगा मैंने, और आप ऊपर नीचे यहाँ से भी प्लेट लगा दें। मतलब समझे, टोटल 6 आपको प्लेट चाहिए होंगी इन ऑर्डर टू कवर इंटायरली। जैसे कि आपका जो रूम है आप उसी को देख लो। आप जिस रूम में बैठे हैं यहाँ पर आप देखो 4 तो दीवारें हैं, 4 दीवारियों में आप बैठे हैं अगर तो 4 तो दीवारें हो गई, एक आपके सामने की, एक आपके पीछे की, एक लेफ्ट की, एक राइट की। बाकी आप पूरी तरह से अगर सील पैक होना चाहते हैं तो 4 दीवारें, उससे केवल बात नहीं बननी है, एक छत की भी रिक्वायरमेंट होगी और एक फर्श की रिक्वायरमेंट होगी। वो तो सबसे पहले ही होगी ज़मीन पर जहाँ पर आपने टेबल चेयर डाल रखा है। मतलब यहाँ पर अंदर जो मसला है रूम के उसको पूरी तरह से कवर करने के लिए हमको 6 प्लेन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब ये हम एग्जांपल दिए क्यों? ये एग्जांपल में इसलिए दिए ताकि धीरे धीरे करके गॉस लॉ का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उसकी तरफ हम आ सकें। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हमने क्या किया कि एक लिया 1 कूलम का चार्ज। ठीक है, ये 1 कूलम का चार्ज ले लिया। इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जैक्टली एब्सोल्युटली मैंने तो बताया 10 की पावर 11 होगा, लेकिन उतनी हम बना नहीं सकते। हम उतनी बना लेंगे जितने से बात समझ में आ जाए। हम यहाँ पर 4 लाइन बना ले रहे हैं। 2 हो गया, 3 हो गया और ये एक और हो गया। आप चाहो तो 4 और बना लो। ये टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हियर आर 8। अब हमारा जो मोटिव है वो ये कि हमें ये तो पता है कि इससे हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर बीइंग एमिटेड, हाउ मेनी फील्ड लाइंस इमर्जिंग आउट, डाइवर्जिंग आउट। हमें करना ये है कि ये जो यहाँ से सपोज करो हीट निकल रही है, ये हीट का सोर्स है अगर तो हीट निकल रही है, लाइट का सोर्स है तो ये रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं, और जो अगर यहाँ पर चार्ज है तो फील्ड लाइंस निकल रही हैं। हमारा मोटिव है जैसा यहाँ हमने किया कि ये हीट बाहर ना भगने पाए, हम इसको घेरना चाहते हैं चारों तरफ से। तो हमें कितनी चाहिए होंगी फील्ड लाइंस, कितने प्लेन चाहिए होंगे? एक प्लेट चाहिए होगी इधर, ठीक है, दूसरी प्लेट चाहिए होगी इधर, ठीक है, और तीसरी, ये तो 4 दीवारियाँ हो गई और इसके बाद में एक छत हो गया, एक फर्श हो गया। अगर ऐसा कर दिया तो होगा क्या कि जितना भी ये फील्ड लाइन निकला है इससे सब का सब क्या है, इनक्लोज हो गया है, कवर हो गया है, सील पैक हो गया है। क्लियर हुआ? तो अब बताइए, ये जो आपका कमरा है, ये जो आपका रूम है, ये टोटल 6 प्लेन मिला करके बन रहा है। क्लोज फिगर यहाँ पर अगर कोई कह रहा है तो कैसे बनेगी? 1 2 3 4, 6 की 6 मिला लेंगे तो बनेगी। ठीक है, ये एक हम प्लेन के थ्रू बात नहीं कर रहे, सारी प्लेन के थ्रू अगर हम टोटल फील्ड लाइंस की बात करें तो कितना होगा? आप कहोगे सर जितना फील्ड लाइंस यहाँ से निकला, अगर हम सारे प्लेन्स को, सारे फेसेस
ऑफ योर रूम को इंक्लूड कर लें तो जितना यहाँ से निकला सब का सब आपने घेर लिया है, विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट अगर चार्ज 1 कूलम का है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ये जो क्यूब है, ये जो क्लोज सरफेस है ये क्यूबिकल ही हो। मतलब आपने अगर 1 कूलम का चार्ज लिया, इससे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर का चार्ज इमर्ज हुआ, आप इसको एक स्फीयर से कवर कर दो। आपका बस मोटिव होना चाहिए कि इससे जितनी भी लाइनें निकली हैं एक भी छूटे ना, सब की सब आपको घेर लेनी है। तो सब की सब घेरने के लिए आपको ओपन फिगर नहीं चाहिए होगी, ओपन सरफेस नहीं चाहिए होगी। अगर जैसे यहाँ पर एक हल्का सा क्या है कि मान लो छेद रह गया, इस जगह पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा होल बना दिया। अब इस सरफेस के थ्रू टोटल 1 बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स एसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पर होल है, मिसिंग है। अगर आप इसको पूरा क्लोज कर दो, और क्लोज सरफेस चाहे वो आपकी स्फेरिकल हो और चाहे वो क्यूबिकल हो, अगर वो क्लोज्ड है तो जितना इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकला है सब का सब उसके थ्रू एसोसिएट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। दूसरा, ऐसा भी नहीं कि आपकी जो सरफेस है ये स्फेरिकल या क्यूबिकल होनी चाहिए, कोई भी आर्बिट्री शेप हो। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर का जो फ्लक्स इससे निकला है 1 कूलम से, बस अगर वो क्लोज्ड है, कहीं कोई लीकेज नहीं है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, कहीं कोई टूटा फूटा नहीं है, तो सब का सब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इसके थ्रू एसोसिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ? मोरओवर ये जो 1 कूलम से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर का फ्लक्स निकला है, अगर आप मान लो स्फेरिकल सरफेस से कवर कर रहे हो तो स्फीयर आप छोटा लो और चाहे स्फेरिकल बड़ा लो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जैसे मान लो कितनी निकाल रहे हो, कोई एक निकाल रहे हो, तो जो लाइन इससे जाएगी वो लाइन इससे भी जाएगी। यहाँ पर अगर हम छोटी वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइन चलो 4 बना देते हैं, ये मैंने 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना दी। देखिए ये 4 की चारों इस स्फीयर के थ्रू एसोसिएट हो जाएंगी। फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस S1 कितना होगा, 1 कूलम का है तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर हम S1 को यहाँ से हटा दें थोड़ी देर के लिए, ये मैंने S1 को हटा दिया और अब मैं कह रहा हूँ S2 को कंसीडर करो, तो बात तो वही है ना, अभी भी तो उतनी ही फील्ड लाइन S2 के थ्रू एसोसिएट होंगी। कुल मिलाकर के सरफेस का क्लोज्ड होना बस ये ज़रूरी है। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि सरफेस जो ये क्लोज सरफेस है वो कैसी है, क्यूबिकल है या स्फेरिकल है या आर्बिट्ररी शेप की है, एंड मोर ओवर इसका साइज़ क्या है। साइज शेप इस क्लोज सरफेस का मायने नहीं रखता है। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है जहाँ साइज और शेप जैसी बातें हो रही हों तो वो इनकरेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर थोड़ी देर में अभी हम आएंगे क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जहाँ साइज एंड शेप की भी बात हो रही है। एनीवे, आपको ये क्लियर हुआ कि साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज सरफेस डज नॉट मैटर। यहाँ पर अगर सरफेस क्लोज है तो उसके अंदर जो चार्ज है उसने जितना फ्लक्स एमिट किया है वो सब का सब एसोसिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हम क्लोज सरफेस को एक टेक्निकल नाम दे देंगे। क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। आप कंफ्यूज मत होना, जो मन करे वो बोल लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं कि चलो 1 कूलम का चार्ज मानते हैं। यहाँ तो गॉसियन सरफेस के आपने अंदर माना है, यहाँ पे तो अंदर माना है, यहाँ पे तो अंदर माना है। अब हम बाहर मान के देखते हैं। 1 कूलम से आपने कहा टोटल 10 की पावर 11 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी, जो कि प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 4 या 8 तो हम बना ही सकते हैं, तो बना लेते हैं। बस अब अंतर ये आने जा रहा है कि ये 1 कूलम का जो चार्ज है ये क्लोज सरफेस के अंदर नहीं रहेगा, ये क्लोज सरफेस के बाहर कर दूंगा मैं इसे। ये हो गई आपकी सपोज करिए क्यूब, ठीक है। ये आपका एक क्यूब हो गया। इसको 3D में अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप क्यूब की जगह स्फेरिकल ले लीजिए। जैसा कि मैंने बताया साइज एंड शेप ये मैटर नहीं करता है। मैंने एक स्फेरिकल सरफेस क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, कंसीडर करा है। बस अंतर ये रखा है कि 1 कूलम के चार्ज को बाहर बना दिया है क्लोज सरफेस के। अभी तो अंदर था ना, अब बाहर बना दिया। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इसका इन टोटल कोई फ्लक्स इसके थ्रू एसोसिएट नहीं होगा। इन टोटल कहा मैंने,
मतलब कोई एक लाइन जो इस सरफेस में देखिए हिट करी है, वो अगर पूरी तरह से आगे कंटिन्यू करके बनाई जाए तो वो निकली भी तो है। यहाँ पर हिट करी, यहाँ से वो बाहर आई। यहाँ पर एक लाइन अगर हम और बनाएं, पूरी तरह से लाइन अगर हम बनाएं, तो जो लाइन अगर यहाँ पर आपने इन कराया वो आउट भी हुआ है, जो लाइन आपने यहाँ से इन कराया वो आउट भी हुआ है। लेकिन अगर 1 कूलम का चार्ज हम सेंटर पे मान लें क्लोज सरफेस के अंदर, तो ओनली क्या है कि अंदर से चीज़ें बाहर हो रही हैं, अंदर से चीज़ें बाहर हो रही हैं। बाहर के चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, चीज़ें इस जगह पे बाहर से अंदर आई हैं, तो इस जगह पे अंदर से बाहर भी हुई हैं। ड्यू टू आउटर चार्ज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर, इस पॉइंट पर फ्लक्स इन हुआ है तो इस पॉइंट से फ्लक्स आउट भी हुआ है। फ्लक्स इन फ्लक्स आउट बराबर है, इन टोटल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आउटर चार्ज का जो फ्लक्स होगा उसको अगर हम फाई से रिप्रेजेंट करें तो 0 होगा। फ्लक्स ओनली जो होगा वो बिकॉज ऑफ इनर चार्ज होगा। इनर चार्ज अंदर के चार्ज की वजह से केवल हो क्या रहा है कि लाइन अंदर से बाहर हो रही हैं, अंदर से बाहर हो रही हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये ऐसा नहीं हुआ कि बाद में घूम के आई है और ऐसे बाहर से अंदर भी हुई हो, नहीं। फ्लक्स यहाँ पर केवल आउट हुआ है, इन नहीं हुआ है। जबकि बाहर के चार्ज के लिए फ्लक्स इस जगह पे इन हुआ है और इस जगह पे आउट हुआ है, इसलिए उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अगर 1 कूलम का चार्ज आप अंदर लिए हो तो टोटल इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आएगा 1/ε0 आएगा। एक दूसरा छोटा सा प्रश्न लेकर के अगर बात करें, जैसे कि ऐसा है कि आप यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज लिए हो, यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज लिए हो, बताओ इस गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा? ऑप्शन इस प्रकार से 3/ε0, 2/ε0 एंड 5/ε0 एंड 1/ε0। अननेसेसरी या कन्फ्यूज़ हो सकते हैं हम। आप सोच सकते हैं कि यहाँ टोटल चार्ज तो 3 + 2 ये 5 हो गया, 5/ε0 आएगा। गलत है ये। हो सकता है आपके दिमाग में ये ख्याल है कि ये अंदर है प्लस में होगा, ये बाहर है माइनस में होगा, तो 3 - 2 ये 1/ε0 हो गया। ये भी गलत है। तो सही क्या है? आपके मन में हो सकता है ये ख्याल है कि केवल बाहर वाले का इफेक्ट होगा, अंदर वाले का नहीं होगा, तो ये वाला सही होना चाहिए। ये भी गलत है। सही ये है कि ये जो बाहर 2 कूलम का चार्ज है, निसंदेह इसने 2/ε0 के बराबर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स एमिट करी हैं, बट उसका इस गॉसियन सरफेस पर कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा, क्योंकि जो लाइन एक अगर आप बनाओ तो वो लाइन बाहर भी निकलेगी। यहाँ पर जितना फ्लक्स इन हुआ है उतना ही आउट भी हुआ है। वट एवर बी द नंबर ऑफ लाइन एमर्जिंग आउट फ्रॉम 2 कूलम, जो अगर इन हुआ है यहाँ पे तो वो आउट भी होगा। क्लियर है? सो इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो 2/ε0 नहीं होगा। 2/ε0 इसने एमिट किया है, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के थ्रू उसका जो लिंकेज है वो 0 होगा। लिंकेज ऑफ द फ्लक्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस, जो अंदर है। कितना होगा? 3/ε0। इन जनरल अगर बात करें कि यहाँ पर चार्ज है आपका QIN, यहाँ पे है QOUT, ये आउटसाइड चार्ज के लिए लिखा गया है और ये इनसाइड चार्ज के लिए लिखा गया है। तो बताओ किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? मैं ऑप्शन दे दूँ आपको। QIN/ε0, phi = QOUT आउटसाइड चार्ज डिवाइड बाई ε0, phi = Q टोटल नेट डिवाइड बाई ε0, एंड ऐसे ही कोई और ऑप्शन बना लेना, नन ऑफ दिस। तो बताओ यहाँ पर कौन सा सही है? हो सकता है आपके मन में ये आ जाए, जो कि गलत है। आउटसाइड चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं आता। ये गलत है, ये गलत है। ओनली इनसाइड। तो सम टाइम अगर कहीं गॉस लॉ का स्टेटमेंट ऐसे लिखा है Q/ε0, तो अंडरस्टूड होता है, या फिर आप अगर लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में शब्दों में कि ये जो Q है ये कौन सा Q है? ये वो वाला चार्ज नहीं है जो टोटल है, ये वो वाला चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब फाइनल स्टेटमेंट आ गया है गॉस लॉ का। क्या है फाइनल स्टेटमेंट? मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो यही है, इसे आप लिख सकते हैं। मोर प्रिसाइसली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में नंबर मिल जाएगा। और अगर शब्दों में लिखना है तो शब्दों में क्या लिखेंगे? टोटल फ्लक्स किसके थ्रू? थ्रू अ क्लोज सरफेस या थ्रू गॉसियन सरफेस?
GS लिख दिया मैंने, गॉसियन सरफेस ये बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे Q क्या है, Q है चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट कवर हो गया। क्लियर है? इसकी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं। ये तो हो गया है, इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसा कि आप जानते हो कि डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और आर दूरी पे सेपरेटेड है। ये माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया, और ये आर दूरी पे है। ये पॉइंट ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, आर दूरी पे ले लिया, और ये डाइपोल सिमेट्रिकली प्लेस है। कहाँ पे? ये जो मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाई है, स्फेरिकल एंड इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस के सेंटर पे ये डाइपोल है। मतलब इस डाइपोल का आधा पार्ट लेफ्ट में, आधा पार्ट राइट में। ये मिड पॉइंट जो है, यू कैन से, ये गॉसियन सरफेस का सेंटर है। वहाँ पे एक और चार्ज रखा है, कह रहे हैं अनदर पॉइंट चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, ऑल्सो केप्ट एट द सेंटर, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्फीयर। यहाँ पर हमने आपको बताया नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होता है, थ्रू क्लोज सरफेस क्या होता है, वो होता है QIN डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज जो अंदर है, टोटल चार्ज में ये भी है, ये भी है, ये भी है, कितना हो जाएगा? जैसे अगर इस क्वेश्चन में कभी ऐसा कोई कर दे, कह दे कि यहाँ पर भी एक चार्ज Q रखा है, तो इसको कंसीडर ही नहीं करना है। मैंने आपको रीज़न अभी बता दिया। यहाँ पर हमें गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालते वक्त केवल अंदर का चार्ज कंसीडर करना होता है। यहाँ Q1, Q2, Q3 ये सब अगर बने हैं वो डिस्कार्डेड हो जाएंगे। ओनली ये, ओनली ये, ओनली ये, सबको जोड़ करके टोटल इनसाइड चार्ज निकाल लो। ये आ जाएगा आपका माइनस Q प्लस Q एंड प्लस Q, दैट विल बी कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हियर विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन और हमें देखने हैं, जैसे कि सी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस इज जीरो। इसका क्या मतलब है? अगर किसी गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब क्या? ऐसा नहीं कि कहीं कोई चार्ज होगा ही नहीं, बाहर हो सकते हैं चार्ज हो, लेकिन अगर गॉसियन सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं लिंक हो रहा है, इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ कहीं कोई चार्ज नहीं हो सकता। बाहर के जो चार्ज हैं वो हो सकते हैं, उसकी वजह से इस गॉसियन सरफेस पे कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा। जितना लाइन इन होगा उतना आउट भी होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, जहाँ लिखा है नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसके बाद एक और है 7th क्वेश्चन, उसके लिए हमें थोड़ी पहले थ्योरी जाननी पड़ेगी। थोड़ी सी अभी थ्योरी हमें रिक्वायर्ड है, और लेट मी डिस्कस दैट। क्या है, आपने कहा अभी कि ये एक गॉसियन सरफेस है, इसके सेंटर पे आपने 1 कूलम रख दिया। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एब्सोल्युटली बना तो मैं यहाँ पे ओनली 4 लाइन्स ही रहा हूँ, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इमर्ज होंगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स विल इमर्ज आउट? एग्जैक्ट आंसर इसका तो 10 की पावर 11 के अराउंड होगा, जिसको बनाना संभव नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर समझने के लिए कुछ लाइन तो बनाऊंगा ही। मैंने 4 बना ली, आप चाहो तो और 1-2 बना लो, 8 बना लो। 8 नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स मैंने यहाँ समझने के वास्ते बनाई है। असली में इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स होगी, ये इतनी एमिट करेगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इस गॉसियन सरफेस के थ्रू लिंक होंगी? ऑब्वियसली ये सरफेस क्लोज्ड है, तो जितनी एमिट करेगा उतनी ही इससे लिंक भी हो जाएंगी। लेकिन एक समस्या है जो रेयर है लेकिन कभी कभी होती है। यहाँ पूछा गया है कि अगर यहाँ इस जगह पर कोई मीडियम है, सपोज करिए वाटर है या कोई लिक्विड है, और यहाँ पर हमने एक लिक्विड ले लिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने कहा सपोज करो 10 है, देन व्हाट विल हैपन? क्या कोई चेंज आएगा? इससे निकलने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसके थ्रू एसोसिएट होने वाली
इसके थ्रू लिंक होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो कम हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएगा। ये कैसे, ये क्यों? दरअसल जब यहाँ वैक्यूम था तो जितनी लाइन आप इससे निकाल रहे हो उतनी ही लाइन आगे जाती हैं और इससे एसोसिएट हो जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई मीडियम है तो मीडियम में पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन क्या, जैसे ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर पहले प्लस भी होगा माइनस भी होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस माइनस ये स्प्लिट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो प्लस माइनस जो पहले इकट्ठा एक साथ रह रहे थे अब अलग अलग हो गए, उसकी वजह से एक प्लस से माइनस की तरफ फील्ड क्रिएट हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये अपोजिट डायरेक्शन की जो क्रिएटेड फील्ड है ये इस फील्ड को रिड्यूस करेगी। इसकी वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब कम हो जाएंगी, उतनी नहीं रहेंगी। कितना कम हो जाएगा? ये बहुत आसान सी बात है, कई बार आप डील कर चुके हो। जैसे फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज आप बोलते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होता है, F एयर में या वैक्यूम में, और F मीडियम में निकालना हो तो कोई नहीं, बस जो एयर में होता है उसी में आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हो। यही कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है। मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एयर में या वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसमें आप के डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। यही कहानी फ्लक्स के लिए भी है। जो फ्लक्स मीडियम में होगा वो एयर या वैक्यूम का जो फ्लक्स होगा उसके बराबर थोड़ी ना होगा, के से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने 10 लिया था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इससे निकलेंगी वो तो इतनी ही होंगी, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के थ्रू यहाँ पर इतनी नहीं होंगी, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बीच में कुछ कम हो जाती हैं बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग। ये जो प्लस माइनस अलग अलग किया इसी को स्प्लिटिंग कहते हैं। के की वैल्यू अगर अलग होगी तो इसके थ्रू जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो अलग आएगा। तो ये जो चार्ज है जितनी फील्ड निकाल रहा है इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यहाँ मीडियम की प्रेजेंस है कि नहीं। अगर यहाँ चार्ज 1 कूलम का है, चाहे जो मीडियम हो यहाँ पे, ऑलवेज इट विल एमर्ज आउट 1/ε0। number of field lines from 1 coulomb will always will be 1/ε0, but if here we have medium, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो लिंकेज होगा वो उतना नहीं होगा जिससे एमिट हुआ है, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी, ये सब कनेक्टेड वर्ड है। इसका मतलब गॉसियन सरफेस के थ्रू जो आप फ्लक्स बोलते हो Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इन साइड जो चार्ज होता है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सही है भी और सही नहीं भी है। QIN बाई एप्सिलॉन नॉट ये वो फ्लक्स है जो Q चार्ज के द्वारा एमिट किया गया है, लेकिन क्लोज सरफेस के थ्रू यही लिंक होगा। ये गारंटी तो तब है ना जब यहाँ वैक्यूम हो, लेकिन अगर यहाँ मीडियम हो गया तो ये K से डिवाइड भी हो जाएगा, तो फिर फाई मीडियम में जो आएगा ये इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के बगल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख दिया मैंने, ये के डिवाइड किया है मैंने इस वाले में। इसका मतलब मीडियम में चार्ज की प्रेजेंस होने पर गॉसियन सरफेस के थ्रू जो लिंकेज है वो ओनली इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इनसाइड चार्ज कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी वो कितनी है। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन, कि ओनली परमिटिविटी पे नहीं। अभी मैंने आपको बताया फाई जो थ्रू गॉसियन सरफेस होता है वो QIN डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, मतलब प्रोपोर्शनल हो गया Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया K। तो इनसाइड चार्ज और K दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ K लिखा है लेकिन ओनली लिखा है इसलिए गलत है। यहाँ पर नेट चार्ज लिखा है, ओनली लिखा है इसलिए गलत है। जहाँ दोनों हो, नेट चार्ज, ये ए ऑप्शन सही हो गया। बी एक बार देख लो, यहाँ पर लिखा है नेट चार्ज, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये मैंने आपको शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। साइज एंड शेप ऑफ गॉसियन सरफेस डज नॉट मैटर। जो अगर साइज शेप बदल भी जाए तो फील्ड लाइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते जो आपकी गॉसियन सरफेस है
अंडरस्टूड है, हालांकि वो क्लोज होना चाहिए। एज लॉन्ग एज इट इज़ क्लोज्ड, जो साइज है, जो शेप है, विल नॉट मैटर। तो बी ऑप्शन ये भी यहाँ पे गलत है। इतने ही क्वेश्चन थे फिलहाल, आगे तो नेक्स्ट हेडिंग है